और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। खंडवा से राजनारायण सिंह को टिकट मिला है, उम्मीदवार बने हैं कांग्रेस के। जोबट से महेश पटेल जिन्हें टिकट दिया है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। रेगांव से कल्पना वर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जोबट, रेगांव, पृथ्वीपुर से पहले ही कांग्रेस अपना टिकट फाइनल कर चुकी थी नितेंद्र सिंह को लेकर, और खंडवा लोकसभा से राजनारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पृथ्वीपुर सीट से पहले ही घोषणा कर चुके थे और अब बीजेपी की बारी है। उसने अपना पैनल तो तैयार कर दिया है, नाम दिल्ली भेज दिए हैं, लेकिन सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। खंडवा से राजनारायण सिंह उम्मीदवार बनाए गए, जोबट से महेश पटेल, रेगांव से कल्पना वर्मा और पृथ्वीपुर से जिनका नाम 3 दिन पहले फाइनल हो चुका था, घोषणा हो चुकी थी, नितेंद्र सिंह। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुधीर, जरा इन नामों पर विचार विमर्श करेंगे। खंडवा से शुरुआत करते हैं। देखिए, बिल्कुल राजनारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात की जाए पैनल में जो एक बात कही जा रही थी कि अरुण यादव के साथ में जो दूसरे नाम थे, राजनारायण सिंह के नाम की चर्चा यहाँ पर की जा रही थी। राजनारायण सिंह खुद जो है वो विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता में दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक में उनकी गिनती की जाती है। इससे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर, जिसमें मानदाता सीट पर चुनाव हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस छोड़ने के बाद में नारायण पटेल बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। उस समय राजनारायण सिंह के बेटे उत्तम सिंह को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लिहाजा खाटी कांग्रेसी परिवार से आते हैं राजनारायण सिंह और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे। और खास बात अगर की जाए तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, जो खंडवा से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनके कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर खंडवा में उनको जाना जाता है। और अरुण यादव ने जिस तरीके से खंडवा में चुनाव लड़ाने से इंकार किया था, उसके बाद में राजनारायण सिंह पर दाव खेलना, यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि खंडवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। जातिगत आधार पर अगर यहां पर बात करें विजय, तो इस क्षेत्र के अंदर, खंडवा के अंदर, क्षत्रिय और आदिवासी दो ऐसे वर्ग हैं जहां पर मतदाता जो है कहना चाहिए कि इसी वर्ग के सबसे ज्यादा हैं। लिहाजा 3 सीट जो खंडवा के अंदर गिनी जाती है, चाहे हम बागली की बात करें या फिर मानदाता सीट की बात करें, जो कि पूरी तरीके से हमेशा क्षत्रियों का गढ़ इसको कहा जाता है। और राजनारायण सिंह के बेटे उत्तम सिंह को भी पिछली बार यहीं से कांग्रेस ने टिकट दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जातिगत समीकरण थे, उनमें आदिवासी और क्षत्रिय के आधार पर ही टिकट मिलने की बात की जा रही थी। कांग्रेस के पास में कोई ऐसा बड़ा चेहरा अरुण यादव के बाद में अगर कोई था जो इस क्षेत्र में जमीनी तौर पर पकड़ बनाता, तो राजनारायण सिंह का था। और अपने स्तर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका खुद का जो नेटवर्क है वो पूरे खंडवा के अंदर माना जाता है। लिहाजा राजनारायण सिंह पर दाव कांग्रेस ने खेला है। और एक नया चेहरा है, जिसको कहना चाहिए कि जिसके नाम की चर्चा शायद कांग्रेस के पैनल में जरूर हो रही हो, पर लेकिन अरुण यादव के चलते अब तक इस नाम की चर्चा टिकटों के दावेदार में शुमार नहीं की जा रही थी। कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। इसके अलावा अगर सुधीर, आपको रोक रहा हूं, रेगांव से कल्पना वर्मा जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, हमारे साथ जुड़ गई है। कल्पना जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कल्पना जी, आपको उम्मीद थी कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? कल्पना जी, जी, ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने मुझ पर उम्मीद और भरोसा जताया है। मैं उसके लिए अपने बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जनता को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि इस बार हमारे यहाँ सर्वे के आधार पे ही टिकट हुआ है और जनता की डिमांड पे ही मुझे दिया गया है। उषा चौधरी जी नाराज तो नहीं है? जी जी नहीं, वो तो सबका अधिकार है, सभी लोग डिमांड करते हैं। क्या लग रहा है आपको, जनता आप पर भरोसा जताएगी? कितनी तैयारी आपकी? कांग्रेस के बैनर पर आप चुनाव लड़ रही हैं। हमारी पूरी तैयारी है और जनता कांग्रेस के साथ है और इस बार रेगांव में कांग्रेस ही विजय बनाएगी। जी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी चुनाव जीतने की? आपका पूरा परिवार आपके साथ है, पार्टी के कितने लोग आपके साथ दिख रहे हैं? कोई आपको गुटबाजी तो नहीं दिख रही है इसमें? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है।
पार्टी के सभी लोग साथ में हैं, मेरी परिवार के लोग साथ में हैं, और जो हमारे कैंडिडेट थे 11 लोग, वो सारे लोग हमारे साथ में हैं। हम लोग साथ में मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। जी, लेकिन कल्पना जी, जो जीत का अंतर रहा है पिछली बार 12,000 का, आपको वो वोट तो पाना ही है, साथ ही साथ जीत भी दर्ज करनी है अच्छे से, अच्छे ज़्यादा मतों से। किस तरह की तैयारी आपकी, क्या मुद्दे लेकर पहुंचेगी जनता के बीच? जी जी, इस समय तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि महंगाई का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, महिलाओं के साथ अत्याचार का हो गया, किसानों पर अत्याचार का हो गया, और रेगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही देखी जाए तो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। लेकिन जुगल किशोर बागरी जी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे, हालांकि उनका निधन हुआ। उसके बाद आपको लग रहा है कि जो एक सहानुभूति का वोट पार्टी उन्हें देगी, आप उसको कवर कर लेंगी? अब वो तो हमारे बीच है नहीं, इसलिए मैं उनके बारे में कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ, जनता हमारे साथ है, और जनता के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। एक बात जरा सच्चे दिल से बताइएगा, उषा चौधरी जी का फोन आया कि नहीं आपके पास बधाई के लिए? अब अभी तो घोषित हुआ भाई साहब, तो अभी इतनी जल्दी कैसे आएगा? पर आएगा, वो मेरी बड़ी बहन है जी, और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेंगी। चलिए कल्पना जी, आप तैयारी कीजिए, बाकी सब जनता के हाथ में है। लगातार हम भी बने रहेंगे, संपर्क में रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधीर, कल्पना जी को पूरा विश्वास है रेगांव सीट को लेकर, जिस तरह से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि उषा जी का भी फोन आ जाएगा, हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं, हम उन्हीं मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुद्दे कांग्रेस के पास में कई हैं, पर लेकिन चेहरों को लेकर जो मशक्कत थी वो कल्पना वर्मा के नाम पर जाकर कांग्रेस की खत्म हुई है। कल्पना वर्मा 2018 में भी कांग्रेस के टिकट पर रेगांव से चुनाव लड़ी थी, और उस समय लगभग जो उनका हार का जो अंतर था वो 12,000 से ज़्यादा का था। लिहाजा कांग्रेस ने यहाँ पर सर्वे कराया था, और सर्वे में जो नाम सामने निकल कर आए थे उनमें कल्पना वर्मा के साथ में उषा चौधरी का नाम था। उषा चौधरी इससे पहले 2013 में बहुजन समाज पार्टी से रेगांव से चुनाव जीत कर आई थी और विधायक बनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दामन थामा था। 2018 के चुनाव में उषा चौधरी बहुजन समाज पार्टी से जब चुनाव लड़ी थी तो महज 17,000 वोट उनको मिले थे, तीसरे नंबर पर वो रही थी। लिहाजा सर्वे के आधार पर बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, या फिर पिछले चुनाव के समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने जो टिकट किया है, निश्चित तौर पर कल्पना वर्मा से बेहतर उम्मीदवार शायद कांग्रेस के पास रेगांव के अंदर नहीं था, और यही वजह है कि कल्पना वर्मा पर ही दाव कांग्रेस ने खेला है। कल्पना वर्मा पर अब ये दाव कितना सफल होता है ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, पर लेकिन जिस तरीके से कल्पना वर्मा ने यह दावा किया है, निश्चित तौर पर विंध्य के अंदर इस समय कई सारे समीकरण हैं। अगर हम बात करें तो अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जो पूरी मुहिम चल रही है उसका असर इस पूरे विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा वजह। इसके अलावा महंगाई का जो मुद्दा कल्पना वर्मा बता रही थी, किसानों आंदोलन को लेकर जो मुद्दा है, क्योंकि ठेठ टिपिकल जो ग्रामीण परिवेश है, या फिर कहना चाहिए कि देहात और पिछड़ा हुआ इलाका है रेगांव, उसमें शुमार किया जाता है, और ऐसे में यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो है निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए हावी होने वाले हैं। हालांकि इस सीट पर सहानुभूति की लहर जो है उस पर बीजेपी सवार होना चाहती है, और यही वजह है कि बीजेपी के पास में यहाँ पर जानना चाहूंगा, खंडवा से राजनारायण सिंह को जो टिकट दिया है पार्टी ने, स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं अरुण यादव की एक हामी और सहमति जरूर ली गई होगी, क्योंकि ठाकुर और यादव वोट और साथ ही साथ आदिवासी वोट, ये इस पर एक अपना वर्चस्व रखता है 8 विधानसभाओं में। कम से कम पार्टी ने ये जरूर कहा होगा कि अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो जिस तरह से आपने जब उनसे बातचीत की थी, साफ तौर पर अरुण यादव ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, पिछली बार बागली उन्होंने कहा कि मैं बागली होकर भी आया हूं, मेरा भाई भी लगा हुआ है, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ जरूर होगा अरुण यादव का, क्योंकि अगर वो हाथ खींच लेते हैं तो ये सीट जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। देखिए, अब निश्चित तौर पर विजय अरुण यादव से चर्चा टिकट को लेकर, नाम को लेकर निश्चित तौर पर हुई होगी। सहमति असहमति अगर दी है या नहीं दी है ये अलग मुद्दा हो सकता है, पर लेकिन जहाँ तक बात की है अरुण यादव से, आज जब हमने चर्चा की थी तो उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपनी ओर से कोई नाम जो है पार्टी आलाकमान या कांग्रेस नेतृत्व को सुझाए हैं जो कि चुनाव में जीतने लायक नाम हो, तो उन्होंने साफ इनकार किया था कि उन्होंने अपनी ओर से कोई नाम नहीं दिया है। हालांकि इस बात की चर्चा चल रही थी कि खंडवा से जो सकरगाय जो परिवार है उनमें सुनीता सकरवाय जो है अरुण यादव
यादव की समर्थक मानी जाती है, उनका नाम शायद अरुण यादव ने दिया हो। यह बात का दावा कांग्रेस के अंदर से किया जा रहा था, पर लेकिन अरुण यादव ने जब आज इस बात को इनकार किया तो निश्चित तौर पर जो सर्वे की बात कल्पना वर्मा कह रही थी, खंडवा के अंदर भी लगभग उसी तरीके का सर्वे कांग्रेस ने कराया था और हमने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो कार्यशैली है उससे अच्छी तरीके से परिचित है। 2018 के चुनाव की बात हो, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वहां पर भी जीतने वाले जो उम्मीदवार थे, सर्वे का जो आधार था, चाहे कार्यकर्ताओं की पसंद का आधार हो या फिर जनता के बीच में जो चेहरे लोकप्रिय हो या कम से कम जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर जिन चेहरों को जाना जाता हो, ऐसे चेहरे जो सर्वे में नाम पहले नंबर पर आया हो उनको टिकट देने का काम कमलनाथ ने किया था। खंडवा के अंदर भी निश्चित तौर पर सर्वे कराया गया होगा और आज भी अरुण यादव से जब बात की थी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि कमलनाथ काफी अनुभवी नेता है और सर्वे अपने स्तर पर उन्होंने कराया और सर्वे में जिसका नाम होगा उसका टिकट फाइनल किया जाएगा। लिहाजा बाकी जो दावेदार थे, चाहे हम सुरेंद्र सिंह चेहरा की पत्नी की बात करें या फिर सुनीता सकरगाय की बात करें या फिर कांग्रेस की ओर से जो दूसरे तमाम दावेदारों के नाम लिए जा रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं राजनारायण सिंह भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। स्थानीय समीकरणों, कार्यकर्ताओं की पसंद हो, सर्वे में शायद प्राथमिकता के बाद में अरुण यादव के बाद उनका नाम रहा हो या फिर अरुण यादव से मैं रोक रहा हूं पहले नाम रहा आपको। हो। सुधीर, जोबट से महेश पटेल जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं। महेश पटेल साहब, स्वागत है आपका IBC 24 पर। बहुत धन्यवाद भाई साहब। पटेल साहब, जोबट को लेकर सबसे पहली बात तो ये कि जोबट के स्थानीय निवासी नहीं है आप, फिर भी टिकट मिल गया। जी, पहली बात तो कितनी खुशी है और एक नया क्षेत्र है, बाकी लोगों का भी साथ मिलेगा। मेरा क्षेत्र पूरा जोबट विधानसभा है। मैं बाहरी प्रत्याशी बिल्कुल है। मेरे गांव जो कि बिल्कुल मेरी जोबट विधानसभा से लगा हुआ है और वहाँ कांग्रेस का पूरा मतलब पूरा हमारा रिश्तेदार और पूरे हमारे पारिवारिक लोग पूरे जोबट विधानसभा में रहते हैं सबसे पहले। जी जी जी, तो आप ये आपको रावत परिवार से भी लड़ना है जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गया है। रावत परिवार 2018 से निष्क्रिय था और भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया है उनका कोई जनाधार नहीं है रावत परिवार का और कांग्रेस यहाँ से 25 से 30 हजार वोटों से जीतेगी। महेश पटेल साहब, आपको पक्का यकीन था पार्टी आप पे भरोसा जताएगी? हाँ बिल्कुल, मेरे को पूरा भरोसा था। कमलनाथ जी का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का बिल्कुल मेरे पे भरोसा था। कांतिलाल जी भूरिया का बिल्कुल भरोसा था कि मुझे मतलब एक मौका दिया जोबट विधानसभा के लिए। ये भरोसा आपका और कंफर्म हो गया होगा जिस दिन पार्टी ज्वाइन कर ली होगी रावत परिवार ने बीजेपी? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे पहले भी मेरे को तो कंफर्म था कि मुझे टिकट मिलेगा। जी, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासी वोट और आदिवासी वोट बैंक और आदिवासियों की बेरोजगारी की समस्या। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतर और आपको लग रहा है कि नहीं आपकी जीत कंफर्म है? अलीराजपुर जिले में सबसे ज्यादा दो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, आप बोलिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगार और जो पाइलन का, ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। जी जी, सबसे ज्यादा टिकट दिलवाने में किसका सहयोग रहा? कांतिलाल भूरिया जी का? कांतिलाल भूरिया और कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का। तो भाई एक फीडबैक तो लिया होगा स्थानीय जनता से, क्या लगता है आपको आपके नाम पर सबसे ज्यादा वजनदारी किसने दिखाई होगी? कमलनाथ जी ने पूरा जोबट विधानसभा का 4 सर्वे करवाए हैं और पूरे सर्वे में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो जोबट विधानसभा सीट में ही नहीं आता उसको टिकट मिल रहा है सर, कोई तो आपके ऊपर हाथ होगा। तो कमलनाथ जी ने पूरा जोबट विधानसभा का 4 बार सर्वे करवाया है और उसी में सर्वे में नाम आया है कि महेश पटेल का नाम आया है। जी, महेश पटेल जी, विक्रांत भूरिया जी लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं और सबसे पहले जब उनसे पूछा गया था IBC 24 की तरफ से तो इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं है चुनाव में, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। यानी कि ये बात मान ली जाए कि विक्रांत भूरिया के हाथ खींचने के बाद आपका टिकट हुआ है। विक्रांत जी भूरिया हमारे प्रदेश के युवा नेता है और आदिवासियों के नेता है और हमारे जो मार्गदर्शक है कांतिलाल जी भूरिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार आप अपने मार्गदर्शक का नाम ले रहे हैं लेकिन शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं उनका। नहीं नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं हम, कांतिलाल जी का कर रहे हैं और विक्रांत भैया का भी कर रहे हैं। चलिए महेश पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कितने वोटों से जीत का आप दावा करते हैं? क्योंकि ये उपचुनाव आपकी साख पर तो है ही है, क्योंकि जितना आप धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके ऊपर विश्वास जताया है, जनता आप पे विश्वास जताएगी क्या? पार्टी ने तो जता दिया। 20 से 25 हजार वोटों से जीतूंगा। चलिए, ये एक बड़ी बात आपने कही, 25,000 वोटों से आप जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हमारी तरफ से कि आप इसी तरह से काम करते रहें। फिलहाल जीत किसके हाथ में होगी ये जनता तय करेगी। लगातार जुड़े रहिएगा, संपर्क में रहिएगा।
और सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, कल्पना वर्मा से बात हुई और महेश पटेल, उनसे ज्यादा जो है महेश पटेल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। देखिए, ये कॉन्फिडेंस बनता भी है विजय, क्योंकि झाबुआ की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम सर्वे कमलनाथ ने जो कराए थे, जो बात महेश पटेल कह रहे थे, और कमलनाथ की पहली पसंद के तौर पर महेश पटेल का नाम यहाँ पर माना जा रहा था। जेएस की वजह से कुछ एक नामों में यहाँ पर जरूर चर्चा की जा रही थी कि शायद विक्रांत भूरिया या फिर दीपक भूरिया जो दूसरे दावेदार थे उन पर जेएस सहमति जताना चाहता था। पर लेकिन जिस तरीके से सर्वे में जो नाम था, भले ही महेश पटेल झाबुआ के जोबट के रहने वाले ना हो, झाबुआ विधानसभा से वो आते हो, पर लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि स्थानीय स्तर पर 2018 में भी उनका नाम चर्चा में रहा था और उस समय कलावती भूरिया को यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया था। इस बार महेश पटेल की दावेदारी सबसे ज्यादा पुख्ता मानी जा रही थी। खुद कमलनाथ जो है जब जोबट गए थे तो उन्होंने पूरा आश्वासन महेश पटेल को दिया था और तभी से लगभग अपने चुनाव की तैयारियों को अंजाम जो है महेश पटेल यहां पर लगातार दे रहे थे। मैं समेटना चाहूंगा सुधीर इसको कि अगले बुलेटिन की तरफ बढ़ना है। जोबट और साथ ही साथ खंडवा, ये दोनों ऐसे चुनाव रहेंगे जो उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा कंटकीर्ण मार्ग हो जाएगा और साथ ही साथ मीडिया के लिए भी ये अंदाज लगाना कि आखिर यहां जीत किसकी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से मंथन कर रही थी, कांग्रेस ने अपने टिकट के जो नाम है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, चेहरे भी सामने आ गए, बात भी उनसे हो गई है। अब सवाल यह होता है कि बीजेपी क्या नवरात्रि का इंतजार करती है या सर्वपित्र अमावस्या उनके लिए आखिरी दिन होगा जिस दिन वो टिकट की घोषणा करेंगे? नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। सुधीर, आपका भी इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।